स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सरकार के हर एक नियम का पालन कर रहे होंगे और जल्द से जल्द इस मुश्किल से हम बाहर आएँगे बिकॉज़ वी ऑल आर वन। हम सब एक हैं और हम सब एकता के साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को काफ़ी सारे लोग हो सकता है मुझे ना जानते हों, मेरे बारे में कुछ ना जानते हों, मुझे पहली बार मिल रहे हों, ऐसा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सबको मेरे बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास हम्बल फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास हम्बल फैमिली से मैं हूँ और मेरे माता-पिता दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। मेरी मदर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं और मेरे फादर एक रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं। तो दोनों लोग गवर्नमेंट दो जॉब्स रहे हैं और बिकॉज़ ऑफ देयर गवर्नमेंट जॉब्स उन्होंने मुझे कभी नहीं चाहा, हमारे तीनों भाइयों को उन्होंने कभी नहीं चाहा कि हम में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाए या किसी भी तरह की जॉब में जाए। उन्होंने मुझे हम सबको हमेशा एक ही चीज़ सिखाई कि बच्चों, नौकरी मत करना, नौकरी मत करना, नौकरी मत करना। हम तीनों भाई यही सुनते-सुनते बड़े हुए और हम तीनों को कहा गया कि कुछ बड़ा करना। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नौकरी करो तो कुछ ऐसी नौकरी करिएगा जहाँ आपकी गाड़ियों पर लाल या नीली बत्तियाँ लगी हों और आप देश के लिए कुछ बड़ा कर सको। मैं अपनी पढ़ाई में अपनी मदर के पास पढ़ा, स्टार्टिंग के 6 साल और उसके बाद जब मैं हाई सेकेंडरी स्कूल कह सकते हैं आप उसको या हाई स्कूल कह सकते हैं आप उसको, जब मैं वहाँ पर गया तो पहली बार इंग्लिश का कायदा मेरे सामने आया था, इंग्लिश की किताब और आई हैव टू बस पहली बार मेरे पास इंग्लिश का कायदा मेरे हाथ में आया था, जहाँ से मैंने एबीसीडी पढ़ना शुरू किया था। मैं उन स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर मेरी फीस जो होती थी वो मात्र 10 पैसे महीना हुआ करती थी। पढ़ना अच्छा और इतना अच्छा था कि मैंने कभी ज़िंदगी में 10th के बाद कभी भी सेकंड डिवीज़न नहीं लिए। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि शायद मैं फर्स्ट डिवीज़न लेता था, लेकिन आई एम सॉरी, मैं हमेशा थर्ड डिवीज़न में पास हुआ आफ्टर माय 10th। और प्लस 2 में तो मैं एक सब्जेक्ट में अकाउंट्स में फेल हो गया। मैंने बहुत सारे काम 10वीं से शुरू कर दिए थे क्योंकि मैंने कहीं पे सुन लिया था कि जो लोग अर्ली एजेस में अपना कोई भी बिज़नेस या कोई भी काम शुरू करते हैं, वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। तो असलियत में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं देश के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। लेकिन पूरा परिवार, पूरा सब कुछ मेरे अगेंस्ट था। ना मुझे कोई गाइडेंस मिल पाई, ना मुझे कोई मदद मिल पाई और पता नहीं शायद ऊपर वाले को क्या मंज़ूर था, आई डोंट नो, मैं वहाँ पर क्रिकेटर नहीं बन पाया। और बिकॉज़ ऑफ दिस क्रिकेट मैं कभी भी मेरे कॉलेज की किसी क्लास में अ, कभी भी मेरी क्लास में नहीं गया। मैं हमेशा घर से क्रिकेट ग्राउंड जाता था और क्रिकेट ग्राउंड से सीधा मैं घर पे आता था। दैट्स व्हाई मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई और बीकॉम सेकंड ईयर में आई लेफ्ट माय स्टडीज़, मैंने मेरी पढ़ाइयाँ छोड़ दी। उसके पहले से भी मैं काफ़ी इंटरेस्टेड था कि मैं कुछ काम करूँ, काफ़ी कुछ काम करूँ। लेकिन काम क्या करता, घर वाले चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मुझे एक डॉक्टर के यहाँ भेज दिया गया था कि मैं उनके यहाँ डॉक्टरी सीखूँ, कंपाउंडरी करूँ उनके साथ रह के। जब मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई तो मुझे फिर कहा गया 1 साल बाद, जैसे हर साल छुट्टियों के बाद मैंने ऐसा कुछ ना कुछ किया है और हर साल मैं कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सीखा हूँ। तो मुझे घर वालों ने चाहा कि ठीक है, डॉक्टर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, इंजीनियर बन जाओ। तो मुझे इंजीनियर बनने के लिए उत्साहित किया गया और मुझे भेज दिया गया मेरे एक इंजीनियर ब्रदर के पास जिसने आईटीआई कर रखी थी। अ, तो मुझे मोटिवेट किया गया कि मैं सीखूं जा कर के, मैं इंजीनियर बन जाऊं। लेकिन द थिंग इज के थैंक यू सर। वहां पर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने वो इंजीनियरिंग भी नहीं करी। मैंने मना कर दिया कि मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और मैं मेरे देश के लिए खेलना चाहता हूँ।
कपिल देव जी मेरे आइडल रहे हैं, मैं उन्हें खेलते हुए देखते हुए बड़ा हुआ हूँ और आई लव हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, आई रिगार्ड हिम टिल नाउ। मैं उनसे कभी नहीं मिला, बट ये भी तमन्ना जिंदगी में है कि मैं बहुत जल्द एक बार उनसे मिलना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत सारे और बिजनेसेस किए, बहुत सारे काम किए। मैंने एक फैक्ट्री लगाई जहां पर हम जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, टोस्टर, ग्रिलर बनाया करते थे। वो फैक्ट्री भी फेल हो गई। बहुत सारा पैसा मैंने डुबाया। मैंने उसके बाद गारमेंट्स का बिजनेस किया, मैंने खुद की गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री लगाई, मैंने गारमेंट्स का ट्रेडिंग का बिजनेस किया, लेकिन कहीं पर भी मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं हर जगह नाकामयाब साबित हुआ और मेरे मुझ पर एक स्टिकर लग गया था, एक टैग लग गया था कि ही इज अ फेलियर। और बहुत सारे रीजन थे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मुझे बात करना नहीं आता था, मैं ज्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था। 10वीं का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब 10th में मैं पढ़ा तो उस वक्त दहेज प्रथा को लेकर के बहुत सारा बवाल था और हर कॉलेज, हर स्कूल दहेज प्रथा पे कोई ना कोई लेक्चर, कोई ना कोई नाटिका स्टेज पे प्रमोट किया करता था, स्टेज पे उनको इनवाइट किया जाता था। तो हमारे स्कूल को भी दहेज प्रथा के ऊपर एक लेक्चर देना था और एक नाटक मंचन करना था। हमारा नाटक जो था वो बहुत ब्यूटीफुल गया, तो उसको सेकंड प्राइज मिला, लेकिन मुझे कहा गया था कि आपको एक स्पीच देनी है स्टेज पर जाकर के, और आपको चुना गया उसके लिए, क्योंकि और कोई भी दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं था, दूसरा कोई भी लड़का तैयार नहीं था। तो मैं स्टेज पर गया, मुझे एक चिट दे दी गई बना करके। मैंने बहुत मना किया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे मत ये जिम्मेवारी दीजिए, लेकिन मुझे मजबूर किया गया कि नहीं, आपको ही करना होगा। मैं गया स्टेज पर, और स्टेज पर जैसे ही मैं पोडियम के पीछे छुप के खड़ा हुआ तो मेरी वहां पर टांगे कांप रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक एनीबडी। मैं बात करने की हालत में नहीं था। मुझे समझाया गया था कि अगर कुछ मुश्किल हो तो ये जेब से ये पेपर निकाल के पोडियम पे रख के करके आना, पढ़ के आना। I'm telling you फ्रेंड्स, मैं अपना नाम बताना तक भूल गया कि मेरा नाम क्या है। स्टेज पर मैं मेरा नाम भूल गया। जेब से वो चिट निकालनी थी, वो भूल गया, और बड़ी मुश्किल से वो चिट जेब से निकली, लेकिन मैं एक भी शब्द उसमें से पढ़ करके बोल नहीं पाया और मैं रोते हुए स्टेज से नीचे आ गया था। तो मैं इतना इंट्रोवर्ट टाइप का व्यक्ति रहा हूँ अपने पास्ट में। उसके बाद जिंदगी बदली, और जब मैं बहुत सारे बिजनेसेस में फेल हो गया तो मेरे फादर ने मुझे एक शोरूम खोल करके दे दिया, गारमेंट शोरूम, और मुझे कहा गया कि बेटा बस अब एक्सपेरिमेंट बन, अब दुकानदारी करो, और बस यही जिंदगी अब होगी। मैंने 92 में वो दुकान खोल दी थी। 12 दिसंबर 1992 को वो दुकान का मुहूर्त हुआ और मैं दुकानदारी करने लग गया। दुकानदारी कर रहा था, जिंदगी चल रही थी। सुबह 9 बजे दुकान पे जाना, रात को 9 बजे दुकान से वापस आना, बस यही जिंदगी थी। बस इतना ही कुछ था लाइफ में, इसके इसके ज्यादा और कुछ भी नहीं था। तो जब, और मुझे इस जिंदगी से सख्त नफरत थी कि सुबह 9 बजे जाना, रात को 9 बजे आना, 12 घंटे की ड्यूटी, और ये 12 घंटे की ड्यूटी, इट वाज वेरी टफ फॉर मी। मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल समय था ये। लेकिन क्या करता, कोई और रास्ता भी नहीं था। परिवार वालों ने अपना पूरी ताकत लगा करके मुझे सौंप दिया था कि बस अब यही होगा, इसके अलावा तो और कुछ कर नहीं सकते। तो मैं अपना गारमेंट शोरूम चलाता रहा। मेरे सामने करीबन, आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 2001 या 2002 में शायद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लोग मेरे सामने आने लगे। मेरे एक मित्र थे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में थे। एक दिन मेरे पास आए और मैं मेरे गारमेंट शोरूम पर बैठा हुआ था। आई थिंक इट इज ऑफ 2002-2001 की बात होगी। तो आए, उन्होंने मुझे बताया कि तरुण, मैंने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन कर ली है। तो मैं जानता नहीं था व्हाट इज दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इंडस्ट्री है क्या, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने पूछा कि क्या है भाई ये डायरेक्ट सेलिंग। देन ही टोल्ड मी कि जगत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कुछ कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि उनकी आवाज नहीं आ रही, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। जगत जी, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही, बहुत शानदार आवाज आ रही है सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों के पास उनके नेटवर्क की कुछ इशू है, उनके नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है। सो प्लीज आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए।
तो उन्होंने के बारे में बताया और एक कंपनी के बारे में बताया और मुझे कहा कि सर प्लीज म्यूट एवरीबॉडी, मैं फिर भटक रहा हूँ, काफी लोगों की आवाज आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। तो उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो एक ऐसी कंपनी में है जहां पर कोई एक प्रोडक्ट, हाँ यस, मुझे ध्यान आया। उन्होंने बताया कि एक ऐसा कंपनी है जहां पर एक गद्दा खरीदना होता है और एक गद्दा खरीद के फिर दो लोगों को बेचना होता है, फिर वो दो लोग गद्दा खरीदते हैं, फिर दो लोग आगे दो दो लोगों को गद्दा बेचते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी उन्होंने मुझे तो एक उन्होंने मुझे ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि ये बहुत एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि यार ये तो बहुत कमाल की चीज हो सकती है। आई वेंट टू माई फादर, मैं मेरे फादर के पास पहुंच गया कि मुझे ऐसे ऐसे बताया गया है, और मुझे उसने ये भी बताया कि गद्दा करीबन 85-90 हजार रुपए का है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा बात बता, ये गद्दा तू तो खरीद लेगा, बेचेगा किसको? तो मेरा दिमाग चकराया। मैंने कहा यार फिर भी मैं दो तो ढूंढ ही लूंगा। और मेरे फादर ने कहा तू दो ढूंढ लेगा, हो सकता है तू दो ढूंढ ले, अगर वो आगे दो दो नहीं ढूंढ पाए तो मेरे मन में थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा सवाल इकट्ठा होने शुरू हो गए। मैंने कहा यार बात तो शायद कहीं ना कहीं सही है। आई वेंट बैक फ्रेंड, मैं मेरे दोस्त के पास वापस गया, मैंने उससे बातचीत की। उसने मुझको फिर कहा कि नहीं, ये सब ऐसा होता है, सब लोग ऐसा कहते हैं, उनको मालूम नहीं होता। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं आ, मेरे मैंने कहा मैं मेरे फादर के अगेंस्ट नहीं था, तो आई डोंट वांट टू जॉइन दिस इंडस्ट्री, मैं ये ज्वाइन नहीं कर सकता। थोड़े दिन गुजरे, वो दोस्त फिर मेरे पास आया। ही सेड ये देख, मेरा 1 लाख का चेक आ गया। मैंने कहा यार ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग है, बट आई कांट डू। उसके बाद उसके बाद फिर थोड़े दिन गुजर गए। फिर थोड़े दिन बाद मेरा फ्रेंड वो मेरे पास आया, देख मेरे पास ये 2 लाख का चेक आ गया, मेरे पास ये हो गया, मेरे पास वो हो गया, मैं गाड़ी लेने वाला हूँ। थोड़े दिन बाद वो गाड़ी ले आया, और फिर से मेरी दुकान के बाहर उसने गाड़ी लगा दी। ही सेड देख, मैं गाड़ी भी ले आया। मैं बहुत इंटरेस्टेड था उसको उस कंपनी को ज्वाइन करने में, लेकिन मैंने नहीं किया। आई सेड नो नो नो, आई डोंट वांट टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज ये सच में कुछ फ्रॉड है। 90,000 का भी कोई गद्दा हो सकता है। तो फिर थोड़े दिन बाद मुलाकात हुई, थोड़े दिन बाद आया तो थोड़ा सा उसका चेहरा उतरा हुआ था। तो कहने लगा यार, मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्यों उदास परेशान लग रहा है? ही सेड मैं उदास परेशान इसलिए हूँ यार, क्योंकि कंपनी में थोड़ा ऊपर नीचे कहानी होनी शुरू हो गई है, और पे आउट नहीं दिया यार पिछले महीने का। तो मुझे लगा कि शायद मैं सही था, और अब शायद ये कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। और थोड़े दिन बाद वो फिर से आया। ही सेड यार, मैंने कंपनी छोड़ दी। अब मेरा विश्वास और मजबूत हो गया था कि यस, ये कंपनियां बकवास होती हैं, कंपनियां सब फ्रॉड होती हैं। थोड़े दिन बाद फिर से आया एंड ही सेड यार, गाड़ी बिक गई। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मैंने बस क्या उससे बात करता। काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं मेरे को, नो एमएलएम कंपनी सेलिंग मैट्रेसेस, ये अगर आप पास्ट में जाएंगे देन यू गॉट टू कि मैं 2000 के आसपास की बात कर रहा हूँ। इसका सवाल, इन सवालों के जवाब अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आई विल गिव ऑल द आंसर्स आफ्टर दिस सेशन, बट प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट सेंड मी एनी क्वेश्चन, any message. If you want to listen, if you want to know the story, if you want to know uh, behind the curtain, behind the scenes क्या रहा है, then best you all के help me. मैं कर रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन ना पूछेंगे, बाद में करेंगे, अभी सर को सुनना है खबर। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। थैंक यू सर, प्लीज सर। Thank you जगत जी, thank you very much. तो फिर वो दोस्त मिलता रहा। फिर थोड़े दिन बाद आया, फिर उसने कहा कि तरुण, आई हैव जॉइन अगेन एन अनदर कंपनी। तो उसने फिर से मैंने कहा फिर से नेटवर्क मार्केटिंग? ही सेड यस, फिर से नेटवर्क मार्केटिंग।
एंड नाउ दिस टाइम आई हैव जॉइंड दिस गोली वाली। पहले गद्दा अब गोली, क्या चक्कर है? तो ही सेड कुछ नहीं, ये गोली है जो बेचनी है, उस गोली को बेचने से हर गाड़ी वाला, हर स्कूटर वाला, हर बाइक वाला अपनी ला सकता है अपनी गाड़ी। तो मुझे लगा यार ये फ्रॉड है। आई आस्क्ड हिम के दोस्त एक बात बता, अगर ये गोली इतनी ही कामयाब है, इतनी ही कारगर है, तो तू मेरे पास क्यों आया? गो टू सम पेट्रोल पंप, किसी पेट्रोल पंप के बाहर जाके खड़े हो, वहां जब वहां जो भी बाइक वाला पेट्रोल डलवा के निकले, जो भी गाड़ी वाला निकले, उसको तुम ये गोली बेचो। तो उसको थोड़ा गुस्सा आ गया, थोड़ा चिल्लाया मुझ पे कि साले तू पागल है, क्योंकि दोस्त है, बहुत क्लोज था। तेरा दिमाग खराब है, तेरे को बात समझ में नहीं आ सकती। मैंने कहा हाँ यार, मुझे समझ में शायद सच में नहीं आ सकती। तो फिर चला गया। बोले इस बार मेरे और बड़े चेक्स आएंगे। मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट। थोड़े दिन बाद फिर आया मेरे पास, तो बोला मेरा फिर से 2 लाख का चेक आना शुरू हो गया। मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस। फिर थोड़े दिन बाद आया और मेरे को बोलने लगा कि इस बार मैं इनोवा लेकर के आऊंगा। आई वाज सरप्राइज्ड कि इनोवा लेकर के आएगा, मतलब इनोवा लेकर के आएगा, ये कि बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो मैंने सोचा यार हद है कि ऐसा, हाउ इज दिस पॉसिबल कि फिर भी लोग ऐसी इस तरह की कंपनियों को ज्वाइन कर लेते हैं। खैर मैंने फिर भी मना कर दिया और थोड़े दिन बाद वो इनोवा ले आया। फिर थोड़े वक्त गुजरा, फिर थोड़े दिन और गुजरे, फिर हमारी मुलाकात चालू रहती थी, हम लगातार रहते। फिर थोड़े दिन और कहने लगा यार कुछ गड़बड़ होने शुरू हुई है, कंपनी ने पिछले महीने का पे आउट नहीं दिया। तो मैंने कहा यार इसका मतलब अब ये बंद होने वाली है। कहता है यार ऐसा मत बोल। मैंने कहा पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, पिछली बार भी यही तूने कहा था कि मेरा पे आउट नहीं आया, हमारे को लोगों कंपनी ने पैसा नहीं दिया, कुछ खटपट चल रही है, तो तब तेरी कंपनी बंद हो गई थी, इसका मतलब अब ये कंपनी बंद होने वाली है। थोड़ा निराश था, थोड़ा दुखी था। फिर थोड़े दिन बाद आया तो फिर से चेहरा उतरा हुआ था और फिर से ही सेड मेरी कंपनी बंद हो गई। और अब मैं और भी कंफर्म्ड हो गया, और भी मैं मेरे इरादों में, मैं मेरे विचारों में और भी मजबूत हो गया। कंपनी सारी बकवास होती है, कंपनी सब फ्रॉड होती है, सब फेक है। अगेन उसकी गाड़ी बिक गई, दोबारा उसकी गाड़ी बिक गई, और इस बार फिर से वो बिल्कुल जीरो पे आ गया था और मैं इस इंडस्ट्री के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया था। अगेन ही केम मी, और फिर से उसने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली थी। बहुत जोश में था, बहुत एक्साइटेड था, बट फिर थोड़े दिन बाद वही हालत हुई। थोड़े दिन बाद फिर से कंपनी बंद हो गई, फिर से थोड़े दिन बाद फिर से जीरो पे आ गया और मैं इस इंडस्ट्री के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया। आई थिंक ये सारी कहानी, ये सारी घटनाएं 2000 से लेकर के 2005 के बीच में घटी। 2005 में एक और मित्र मेरे पास आता है, ही वाज इन मर्चेंट नेवी, और अरुण हिंदुस्तान यूनिलीवर डायरेक्ट सेलिंग में आ गया। आई वाज शॉक्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैं मेरा किराना स्टोर चला रहा था और मेरे किराना स्टोर में लगभग 90% प्रोडक्ट हिंदुस्तान यूनिलीवर करता था। आई सेड आशुतोष कैसे तेरे को माल पड़ा कि नहीं आ गई है? तो उसने एक फॉर्म निकाला, ज्वाइनिंग फॉर्म निकाला, और ज्वाइन के टॉप पे लिखा हुआ था सॉरी, टॉप पे लिखा हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर नेटवर्क, ए डिवीजन ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मैंने फॉर्म ऊपर सरकाया और नीचे साइन किए और मैंने पूछा क्या? 3000 रुपए, 50 रुपए। मैंने 3000 रुपए निकाल के उसके और वो गायब हो गया। 3 महीने बाद वो वापस आया, और 3 महीने बाद जब वो वापस आया तो मुझे याद आया, पैसे ले गया था, सॉरी, दिस वाज द लैंग्वेज एक्चुअली, ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे। तो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल मुझे याद है, मैं तेरे से 3000 रुपए ले गया था यार, हिंदुस्तान लीवर वो गई गया, तो इसमें चल चलते हैं, तेरे को दिखा के लाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपनी गाड़ी निकाली, उसको साथ लिया, हम चले गए। कनॉट प्लेस ऑफिस था, वहां गए तो मेरा वो मित्र था। बस जब मैं वहां पहुंचा, हम वहां पहुंचे तो पहले उसने वहां पे एक फॉर्म मांगा, अपना फॉर्म भरा, पहले खुद ज्वाइन किया, फिर मेरा फॉर्म लिया, मेरा फॉर्म ज्वाइन करवाया। तो उसके और मेरे नंबर में कोई भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक नंबर वो पहले था, उसका लास्ट नंबर डिजिट 26 था, मेरा लास्ट डिजिट 27 था। तो हमने ज्वाइन कर लिया, हमने वहां से किट ले लिया, तब किट मिला करती थी, हमने किट ले ली और किट लेकर के हम घर वापस आ गए। हम वापस आए और कुछ दिनों बाद वापस वो चला गया फिर से मर्चेंट नेवी, और मर्चेंट नेवी जाने के बाद फिर से वो गायब और मैं भी गायब।
ये 5 मार्च 2005 का दिन था जिस दिन मैंने डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था, मेरी किट खरीदी थी। मार्च निकल गया, मैंने प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट अच्छे थे। अप्रैल निकल गया, फिर से मैंने प्रोडक्ट ले आया क्योंकि वो था नहीं, वो चला गया था वापस मर्चेंट नेवी अपनी जॉब में। मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया, और जुलाई के एंड में हम एक मुझे एक मैसेज मिला कि एक बहुत ही बेहतरीन सेमिनार होने वाला है इस्कॉन टेम्पल दिल्ली। 2 अगस्त का दिन था, मैं चला गया इस्कॉन टेम्पल सेमिनार में, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर से डायरेक्टली मैसेज, जैसे हमारे मोदी केयर से आज हमें मैसेजेस मिलते हैं हमारे मोबाइल पे। सेमिनार में अनाउंस हुआ कि इस अगस्त के महीने में जो भी व्यक्ति अपना वहां पर पहला टाइटल, जैसे हमारे यहाँ पर पहला टाइटल होता है डायरेक्टर, वहां हुआ करता था मैनेजर और फिर सीनियर मैनेजर, होता है डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर, वहां पर था मैनेजर सीनियर मैनेजर एंड। तो मुझे वहां पर ये अनाउंसमेंट मिली कि जो भी व्यक्ति इस महीने मैनेजर क्वालिफाई करेगा और लगातार 6 महीने यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, क्योंकि यूनिलीवर का जो क्लोजिंग था वो फरवरी टू जनवरी होता था, उनका फिस्कल ईयर फरवरी टू जनवरी था। तो जनवरी तक जो 6 महीने लगातार अपना डायरेक्टरशिप मेंटेन करेगा, मैनेजरशिप मेंटेन करेगा, उसको हम दुबई का ट्रिप देंगे। आई गॉट सरप्राइज्ड कि हाउ इज पॉसिबल, और ये मेरा ड्रीम था। मैं घर आया, देखा पासपोर्ट बने हुए 8 साल हो चुके, सिर्फ 2 साल रह गए पासपोर्ट एक्सपायर होने में, और मुझे लगा कि शायद यहाँ से ही मेरा ये ड्रीम पूरा हो सकता है। टॉकिंग, मैंने अंधाधुन काम करना शुरू कर दिया। नोबडी वाज देयर मी, माय गुड लक और इट वाज माय बैड लक, मेरी किस्मती थी या मेरी बदकिस्मती थी कि मेरा कोई भी अपलाइन नहीं रहा कभी भी, नेवर एवर, कभी भी कोई मेरा अपलाइन नहीं रहा जिसने मुझे सिखाया हो कि क्या चीज है। हाँ, उसके ऊपर भी थे, उन्होंने मेरे साथ एक बार मीटिंग करी, लेकिन मुझे कुछ ट्यूनिंग बनी नहीं। मैंने इंडिपेंडेंटली काम चालू रखा क्योंकि मैं उनको वैसे भी पर्सनली नहीं जानता था, तो काम करना मैंने चालू रखा। मैजिक ये हुआ कि मैंने मेरा दुबई ट्रिप क्वालिफाई कर लिया, और मेरे ऊपर अगर किसी का दुबई ट्रिप क्वालिफाई तो मेरी थी टॉप अप लाइन। वहां कुछ लोगों का क्वालिफाई था, तो मैं दुबई, तो मुझे समझ में आया कि ये इंडस्ट्री क्या चीज है। और 2006 में आई वाज अर्निंग ओनली 2000 रुपीज अ मंथ। मैं सिर्फ 2000 रुपये महीना कमा रहा था। बिजनेस बढ़ा, वो जो ट्रिप क्वालिफाई हुआ तो पता नहीं कौन सी धुन में हो गया, मुझे भी नहीं मालूम वो ट्रिप कैसे क्वालिफाई हुआ, लेकिन बिजनेस गिरते 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 इस लेवल पर आ गया कि मेरा इनकम चेक सिर्फ 2000 रुपये रह गया। मेरी फैमिली ने मुझे बिठाया एक दिन और कहा कि छोड़ दे इसको, इसमें कुछ नहीं रखा है, सब बकवास होता है, पहले भी तुझे बहुत समझाया, कंपनियां कुछ नहीं होती, बेकार होती हैं, यहाँ पर कोई सपने पूरे नहीं होते, यहाँ पर ख्वाब पूरे नहीं होते, ये सब फ्रॉड होती हैं, कहीं बंद हो जाती हैं। पर मेरी सनक बढ़ चुकी थी, मैं बहुत कुछ देख करके आया था, बहुत बड़ा विजन वहां से लेकर के आया था, और उस 2000 रुपये महीना अर्निंग के दौरान मेरा घर छोड़ दिया। मेरा किराना स्टोर बंद हो गया, फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग में आना आ गया था। आई थिंक दिसंबर 2006। उसके बाद से मैंने काम करना चालू किया, और मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैं दिन रात सुबह शाम काम। और उन दिनों में मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत सीखा, बहुत समझा, मैंने दर दर की ठोकरें खाई। जहां कहीं कोई सेमिनार हो रहा था, जहां कहीं भी किसी दूसरी कंपनी की मीटिंग हो रही होती थी, मैं जाया करता था, मैं सीखने जाया करता था, मैं समझ जाया करता था, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था महीना की इनकम पे। और थैंक गॉड मेरी वाइफ उस टाइम, उसने मेरा साथ दिया, और उसने एक बुटीक खोल लिया, और मेरी बैकबोन बन के खड़ी हो गई कि ठीक है मैं साथ दूंगी, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और आज हम उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने वहां पर, मेरा ड्रीम था कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊं, पर मैंने कभी भी लाइफ में बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया। वहां पर मेरा लाइफ में सिर्फ एक बार एक प्रमोशन आया था, उस प्रमोशन के दौरान मेरा हाईएस्ट चेक एक बार 42,000 रुपए आया था, और उसके बाद फिर से मेरा जो इनकम चेक था वो 20,000, 22,000, 18,000, 19,000, 17,000, 16,000 ऐसे ही रहा। और करते करते सीखते करते सीखते, गिरते पड़ते उठते करते सीखते 2012 गया। 31 मार्च 2012 को मैं क्लोजिंग करके घर आया, और 1 अप्रैल 2012 को मुझे कॉल आया मोदी हिंदुस्तान यूनिलीवर के मैनेजमेंट से
कि हमारा ऑफिस बंद हो गया है, और मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। ये वो ऑफिस था जो प्रशांत प्रेम जी, जो आज मोदी केयर में हमारे साथ हैं, हमारे नेशनल सेल्स हेड हैं, उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर में रहते हुए खोला था। और हिंदुस्तान यूनिलीवर में वो हमारे साथ 3 साल के करीब एज अ रीजन हेड उन्होंने हमारे साथ काम किया। और वो ऑफिस जो पानीपत में खोला गया था वो उनकी बदौलत खोला था, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया था। और उसके बाद ये ऑफिस बंद हो गया 31 मार्च 2012 को, और मुझे बहुत दुख हुआ, और आज मैं जीरो पर था। 7 साल अपनी जिंदगी के देने के बावजूद मैं जीरो पर था। मुझे बहुत समझाया गया, बहुत बहुत कहा गया कि कोई बात नहीं, आप दिल्ली से डील करिए, दिल्ली में कंपनी आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अब मेरे मन में ये आ गया था कि अब शायद ये कंपनी नहीं चलेगी क्योंकि इसने चीट किया है। अगर मुझे पहले बताया गया होता कि ऑफिस बंद करेंगे और आपको दिल्ली से डील करना होगा, तो शायद मैं उस कंपनी को कभी नहीं छोड़ता, आज भी नहीं छोड़ता। तो मैंने उस कंपनी को रिजाइन कर दिया, और उन्होंने उसके बावजूद मेरा रेजिग्नेशन कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट मैंने उस दिन उस बिजनेस को बंद कर दिया। अब मुझे 7 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, और 7 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सारी कंपनीज को स्टडी किया था, मैं बहुत सारी कंपनी की मीटिंग्स में गया था, मैं इस इंडस्ट्री को समझ चुका था। और लेकिन उसके बावजूद मैं घर पे आ गया, मैं जीरो हो गया था। मैंने सोचा कि अब शायद कोई कंपनी नहीं, अब अपना अपना ही बिजनेस करेंगे। और मैंने वहां पर जो मेरा किराना स्टोर बंद हो गया, मैंने वहां पर झाड़ फूंक करवानी चालू कर दी, फिटिंग उखड़वा दी, पुरानी नई फिटिंग चालू करा दी। और मैंने मेरी वाइफ ने के साथ मिलकर डिसीजन लिया कि अब हम यहाँ पर अपना बुटीक चलाएंगे दोनों मिलकर, और दैट्स इट, यही लाइफ होगी आगे। लेकिन कुछ मजदूर था, मैं खाली था, मजदूर दिन में काम कर रहे थे, मिस्त्री लगे हुए थे, फिटिंग चल रही थी, लेकिन मैं लैपटॉप पर इधर उधर हाय हेलो चल रही थी। किस्मत कहूंगा मैं, मेरी प्रशांत जी से आई, और प्रशांत जी ने भी हेलो का रिप्लाई कर दिया। उनसे बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, तरुण जी, हाउ आर यू डूइंग, होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैंने कहा, सर जस्ट रिजाइंड। तो उन्होंने कहा, व्हाट रबिश। और उनका थोड़ी देर बाद कॉल आ गया, और उन्होंने बहुत समझाया मुझे कि नहीं तरुण, बिल्कुल मत छोड़ो, बिल्कुल ये सब उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, आप कंपनी में बहुत अच्छा कर रहे थे, आप यूनिलीवर के साथ काम करते रहो। बट आई सेड नो सर, आई सेड नो सर। मैंने बिल्कुल बिल्कुल मर दिया उनको। और फिर अचानक एक दिन प्रशांत जी से बात हुई, और उन्होंने कहा, चलो तरुण मिलते हैं। हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने कहा कि मोदी केयर शुरू कर लो। मैंने मना कर दिया कि नहीं सर, मोदी केयर नहीं करूंगा, मुझे कोई अच्छी कंपनी की तलाश है, और मैं कोई अच्छी कंपनी ही करूंगा। मैं मेरे घर चला गया, और मैंने घर में बता दिया कि मैं वापस से कोई ना कोई डायरेक्ट कंपनी ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ। और आई स्टार्टेड फ्रॉम ए, यानी कि एमवे। और मैंने एमवे से लेकर के जेड तक जो भी कंपनी मुझे उस टाइम दिखी, एमवे, ए1, ओरिफ्लेम, टपरवेयर, त्यांशी, डीएक्सन, हर्बल लाइफ, वेस्टीज, फलाना ठिकाना, यू जस्ट नेम इट। और मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ नहीं करूंगा, अब 100% मैं अपना गारमेंट्स बिजनेस संभालूंगा, मैं अपना बुटीक संभालूंगा, और मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिर से प्रशांत जी से एक दिन बात हुई, और प्रशांत जी मिलने आ गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तरुण, एक बार समझ लो, फिर आपको लगे करना है या नहीं करना है, दैट इज योर डिसीजन। बीच में और बहुत सारी चीजें हैं जो आई डोंट वांट टू शेयर विद यू ऑल, बट मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस जाने के बाद मैं प्रशांत जी से मिला। उस दिन ऑफिस छुट्टी थी, लेकिन प्रशांत जी ने सिर्फ एक पीएन को बुला के हमारे साथ ऑफिस खोला मेरे साथ। हम दोनों ऑफिस में करीबन 2-3 घंटे प्रशांत जी के केबिन में बैठे रहे। मैंने उस दिन कुछ प्रोडक्ट खरीदे, और मैंने उनको कहा, मैंने कहा, सर जो कुछ मैंने सोचा सुना और समझा है आपसे, मेरे दिलो दिमाग की घंटियां बजने लगी हैं, आई वांट टू जॉइन दिस कंपनी, मैं मोदी केयर को ज्वाइन करना चाहूंगा। और उन्होंने मुझे मोदी केयर ज्वाइन करवा दिया, और उसके बाद फिर से मैंने काम शुरू कर दिया। और जैसे जैसे उसके बाद मैं बहुत सारे मोदी केयर के पुराने लीडर्स के सेमिनार्स में गया, सुरेखा जी के सेमिनार में गया। ज्यादातर यहाँ पर 2 ही टीमें थी जिनके सेमिनार होते थे, शोभा पंजाबी जी और सुरेखा जी। तो इन दोनों के सेमिनार्स में मैं गया, मैंने बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी, मैंने बहुत सीखा। और फाइनली 1 मई 2012 को
मैंने मोदी केयर में काम करना शुरू कर दिया। और फ्रेंड्स, वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे, शायद मैं कहूँ तो मॉनिटरी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। When I joined and when I started this great company, मोदी केयर। मैंने प्रश्न को रिक्वेस्ट की और पानीपत में हमने एक छोटा सा डीपी मॉड्यूल खोल दिया, जो डीपी का कह सकते हो, लेकिन डीपी का कंपनी ही मैनेज करती थी उसको। प्रेम जी आज भी उसी ऑफिस में हैं और मैं भी आज उसी ऑफिस में काम करता हूँ और हम बिजनेस बढ़ाने लगे। मेरे पुराने सभी हिंदुस्तान यूनिलीवर के दोस्तों ने, जितने भी जानकार थे, सबने मना कर दिया। उन्होंने सबने साथ देने से मना कर दिया और सब पीछे हट गए। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ तो करना है, करना तो है, डायरेक्ट सेलिंग ही करना है और अब मोदी केयर करना है। उस वक्त हमारे साथ मेरे रीजन जो हेड हुआ करते थे वो शरद चौधरी जी हुआ करते थे। शरद चौधरी जी ने और मैंने ग्राउंड में जाकर के प्लान दिखाने शुरू किए। शरद चौधरी जी प्लान दिखाया करते थे जनरली। मुझे मोदी केयर का जब तक प्लान दिखाना नहीं आया, मैंने 2-3-4 प्लान शरद जी से दिखवाए। पहला 2 प्लान शरद जी से दिखवाए एक ही दिन में, और फिर मैंने जल्दी से प्लान पे रिसर्च करी और स्टडी किया और अपने हिसाब से इस प्लान को डिजाइन किया और सिखाना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया। मुझे जब मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया था तो मैंने कैलकुलेट किया था कि शायद अगर यहाँ पे पूरी मेहनत की जाए तो मेरा जो इनकम चेक है, जो मेरा ड्रीम चेक है 1 लाख रुपीज अ मंथ, वो मैं 8वें से 9वें महीने में मोदी केयर से ले सकता हूँ। 9th month माय चेक वाज 1 लाख रुपीज एंड इट वाज अ बिग 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 सरप्राइज फॉर मी। मैं बहुत उस दिन खुश था। उस दिन मैंने सोचा कि 1 का 2 किया जाए और 2 का 4 किया जाए। 1 का 2 हो गया, फिर 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 8 हो गया, फिर 8 के 16 हो गया। 20 का इंतजार है। मेरी आईडी पर इंडिविजुअल 20 लाख का चेक नहीं आया है, बट आज भी 16-17 लाख 18 लाख महीने का मेरी पर्सनल इनकम है, जो मैं आज मोदी केयर से कमाता हूँ। वेरी गुड सर। ये सारे सपने पूरे हुए बिकॉज ऑफ यहाँ अंदर एक आग थी, एक फायर थी कि जिंदगी में कुछ करना है। जिंदगी में हमेशा आपके सामने बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियां आएंगी, बहुत सारे मुश्किल हालात आपको घेरेंगे, लेकिन मैं आपसे हमेशा बात हूँ कि जब भी ऊपर वाला हमने कोई चैलेंज फेंकता है तो उस चैलेंज को पार करने की ताकत वो आपको पहले से देता है। आज भी अगर हम इस मुश्किल परिस्थिति में, इतनी मुश्किल परिस्थिति में जहां हम आज, हिंदुस्तान दुनिया ही बंद पड़ी है, पूरा दुनिया लॉकडाउन में है, ये वक्त भी हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए है। ये परिस्थिति भी हमारे लिए कुछ, हमारे अंदर कुछ बेटरमेंट करने, हमारे लिए कुछ अच्छा करने के लिए है। ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा होगा, इस परिस्थिति में डालो। हम चीज कर सकते हैं, या तो ये कहो कि मैं नहीं कर सकता, और या अपने आप से कि मैं इसके, तो यू विल गेट आंसर्स, यू विल गेट आंसर्स। आपको हमेशा से आंसर मिलेगा, जवाब मिलेगा कि मैं कैसे इसको, किसी भी स्थिति को पार कर सकता हूँ, या कैसे भी मैं किसी घड़ी में आगे निकल सकता हूँ। all everything is depends on your thought process। आपकी मानसिकता जैसी आप होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। और ज्यादातर लोग सिर्फ बातें करते हैं और नेगेटिव थॉट्स शेयर करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं और नाकामयाब हो जाते हैं। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जो तो मुश्किल टाइम आता है तो कुछ ना कुछ एक्शन लेते हैं और कामयाब हो जाते हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मैंने कभी जिंदगी में ज़ूम के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस ज़ूम। ये लॉकडाउन की परिस्थिति आने से करीबन 1 महीना पहले की बात है, और मेरे एक मित्र हैं मिस्टर दीपक ठाकुर के साथ मैं एक ट्रेवल पर था, 3 दिन के उनके साथ था। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़ूम कोई चीज होती है, और ज़ूम पर हम अगर ट्रेनिंग में आए, अगर आप ट्रेनिंग पे आओ तो काफी सारे लोगों को मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है। तो मैंने कहा ठीक है दीपक जी, मुझे नहीं मालूम कि ज़ूम क्या होता है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है प्लीज कहीं से। तो मैंने उनसे पूछा, उनसे गाइडेंस मांगी, उन्होंने मुझे बताया कि ज़ूम डाउनलोड करो। उन्होंने मुझे ज़ूम डाउनलोड करा दिया।
और बात आई गई हो गई, कोई मीटिंग हुई नहीं। लेकिन अचानक लॉकडाउन आ गया और लॉकडाउन आते फिर से उनका कॉल आया, तो भाई जूम खोला, जूम पे ट्रेनिंग करते हैं, देखो आपकी जरूरत है और जूम हमारी मीटिंग हो सकती है। तो आता नहीं था, तो उन्होंने जैसे मुझे बताया, मैंने करके मीटिंग अपलोड कर दिया और मैंने मैसेज में लिख दिया कि आ जाइए, जो भी लोग जूम पे आना चाहते हैं जूम डाउनलोड करिए, इस लिंक को क्लिक करिए, आ जाइए। तो जैसे ही मीटिंग शुरू हुई पूरा रूम भर गया, खट 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 100 लोग हो गए, कोई अंदर आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, कहीं से कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही हैं, कहीं से गाड़ियों की आवाजें आ रही हैं, कहीं से कुछ हो रहा है, थालियां बज रही हैं, कुछ मतलब काफी सारा शोर शराबा, डिस्टरबेंस, घर में बर्तन बज रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, और वो मीटिंग वाज फ्लॉप। मैं बात ही नहीं कर पाया, किसी से बात नहीं कर पाया, और वो मीटिंग 100% फ्लॉप मीटिंग रही। लेकिन फ्रेंड्स, मजे की बात यह है कि वही मीटिंग मेरी लाइफ की सबसे सक्सेसफुल मीटिंग बन गई, बिकॉज उसी मीटिंग में मेरी टीम में कितने लोगों ने जूम सीख लिया और जूम पे मीटिंग शुरू कर दी। इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। देन फिर मैंने मेरे कुछ लीडर से, उनमें अश्विनी ओझा जी एक हैं, एक मोनिका जी हैं, एक निपुण जी हैं, इन तीनों लोगों से इन्होंने मुझे थोड़ा हेल्प किया, गाइड किया, जूम पे सिखाया। फिर मैंने एक 10 लोगों की जूम मीटिंग करी और उसके बाद से 100 लोगों की मीटिंग चालू हो गई, और बहुत सारे लीडर्स को फिर मैंने जूम सिखाया, बहुत सारे लीडर्स को जूम पे मीटिंग करा दिया। और आज माहौल ये है कि जूम का जो कंपनी का जो मालिक है वो आज करोड़पति अरबपति हो गया है। थैंक गॉड ये परिस्थिति आई। आई एम सॉरी, मैं उसके बावजूद थैंक यू बोल रहा हूँ भगवान को, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, थैंक यू गॉड, एवरीथिंग इज फाइन। वो जिस भी परिस्थिति में रखना चाहता है वो रखे, क्योंकि ये उसकी मर्जी है। ये जूम मीटिंग्स होने लग गई। दूसरा एक और मैजिक हुआ कि मुझे मैं कभी भी ऑनलाइन बैंकिंग नहीं करी थी तो मार्च का महीना और कुछ जरूरी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग पड़े थे, मैंने ऑनलाइन बैंकिंग सीख ली। उसके बाद क्लोजिंग भी थी, तो मैंने कभी भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था, बिकॉज मैं रोज किसी न किसी ऑफिस में रहता हूँ, मेरा खुद के पास एक समालका में डीपी है बहुत सुधार, तो वहां से प्रोडक्ट आ जाया करता, तो मुझे कभी भी जरूरत नहीं पड़ी ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन ऑर्डरिंग करने की। लेकिन मैं ऑनलाइन गया, साइन इन किया, मैंने ऑर्डरिंग पे गया, जाके कोशिश करी, हो गया, तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डरिंग सीख लिया। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि हर परिस्थिति कुछ ना कुछ सिखाएगी, कुछ ना कुछ सिखाएगी। आज जहां लोग इन परिस्थिति में, इन हालातों में शायद हो सकता है डिप्रेशन का शिकार हो जाएं, हो सकता है काफी सारे लोग अपना वजन बढ़ा लें, हो सकता है काफी सारे लोग इन्हीं दिनों में बूढ़े दिखने लग जाएं। लेकिन मैं आप सभी लीडर्स से ये रिक्वेस्ट है, मैं आप सभी लीडर्स को आह्वान करना चाहूंगा, सभी लीडर्स को मोटिवेट करना चाहूंगा फॉर दिस थिंग के प्लीज, दुनिया जाए डिप्रेशन में जाए, आप डिप्रेशन में ना जाएं, आप मेडिटेशन में जाएं। जब आप इस लॉकडाउन से बाहर निकले तो डिप्रेशन के बजाय जहां दुनिया डिप्रेशन में हो, आप मेडिटेशन में हो, आप एक अलग ही स्थिति में हो। जहां दुनिया अपना वजन बढ़ा ले, हम अपना वजन, आप सब अपना वजन घटा के बाहर आए। जहां दुनिया बूढ़ा दिखना शुरू हो जाए, वहां आप जवान दिखने शुरू हो जाएं, क्योंकि आप वजन घटा चुके होंगे, आप और यंग दिखने लग जाएंगे। जहां बाकी दूसरी कंपनियां इस समय बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं, बहुत मुश्किल परिस्थिति में हैं, कंपनीज पे आउट नहीं दे रही हैं, अपने प्रोडक्ट की ऑर्डरिंग, डिलीवरीज तो इम्पॉसिबल हो गया है, उनके पास पुराना अपना स्टॉक में इन्वेंट्रीज नहीं है, वहां आज मोदी केयर हमारे पास क्या क्या लेकर के आ रहा है। देखिए, डबल पीवी धमाका, वॉचेस का लॉन्च, और बहुत कुछ, और अभी और बहुत कुछ आएगा। सो डोंट वरी, मोदी केयर प्रोडक्ट पहुंचा रहा है, सब कुछ कर रहा है। मैं ये कहूंगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारा बिजनेस बहुत बहुत 10 गुना हो जाएगा या दुगना हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम गिरे या ना गिरे। 100 पीवी धमाका आया है, इस 100 पीवी धमाके को मैं आपको इस लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि 100 पीवी धमाका आज लास्ट डेट है। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि इसे आज लास्ट मत समझिएगा, जिंदगी भर अपना नियम बना लीजिएगा, हम सब 100 पीवी करेंगे, हर हाल में 100 पीवी करेंगे। आज 16 तारीख है, लास्ट डेट है, ये मत समझिए कि 100 पीवी आज लास्ट डेट है, ये आज हमारी क्लोजिंग है।
मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब के 16 की बजाय हर हाल में हमेशा हमेशा के लिए 15 तारीख को अपना क्लोजिंग पीरियड बना लीजिए। हर 15 को हमारी क्लोजिंग होगी और फिर जो 15 दिन बचेंगे, 15 दिन आपको वो देंगे जो आपने कभी ख्वाब में सोचा नहीं होगा। मैं हमेशा से इस माइंडसेट का व्यक्ति रहा हूं कि कुछ भी हो जाए, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा एक्टिव रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है। नहीं